देखा था कि अपने संविधान के अंदर जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, उनके अलग अलग कार्यों को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है और उनको अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं अपने संविधान के अकॉर्डिंग। तो इस न्यायपालिका का कार्य किस प्रकार से संविधान के में जो उल्लेखित उपबंध हैं उनको व्याख्या करने में किस प्रकार से रहता है, तो उसका योगदान है न्यायपालिका का, उसके बारे में आज अपन विस्तार से देखेंगे। तो न्यायपालिका के योगदान की अगर अपन बात करते हैं तो लोकतंत्र में जन कल्याण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। जनता के लिए जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र के अंदर लोगों का कल्याण होना चाहिए, इस बात पर विशेष महत्व दिया जाता है। और साथ ही उतना ही ध्यान इस बात पर भी देना पड़ता है कि सत्ता का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। यानी कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सत्ता का सदुपयोग कर रहे हैं क्या, पावर का किसी भी प्रकार से जनता के विरुद्ध में तो किसी भी प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को क्या रखा जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है। यानी कि लोकतंत्र के अंदर लोगों के कल्याण की बात होती है, मोटा मोटी बात अगर अपन करें तो। और संविधान की मूल संरचना के बारे में तो उससे कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई। यानी कि इसमें वैसे तो अपन अगर बात करते हैं तो न्यायपालिका का जो मूल संरचना की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें उल्लेख नहीं मिलता है कि मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा ही लिखित है। यानी कि मूल संरचना का निर्माण तो अपनी संविधान सभा ने बनाया था पब्लिक की डिमांड को देखते हुए, उनके अनुरूप, और साथ में बदलाव का विशेष उपबंध भी स्थापित किया गया था। अर्थात अपन कह सकते हैं संविधान संशोधन संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। लेकिन इसकी मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई है। यानी कि इसमें जो भी बदलाव होता है और होता है तो एक प्रकार से निश्चित नियम कानून कायदे सर्वहित में किया जा सकता है। किसी निजी स्वार्थ को लेकर अपने संविधान के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता। और जो बदलाव की पावर है वो अंतिम रूप से किसको दी गई है, अपनी पार्लियामेंट अर्थात संसद को दी गई है। और साथ में अगर अपन बात करते हैं तो राजनीतिज्ञों की जो परिपक्वता उसकी बात आती है। तो राजनीतिक जो दल होते हैं विभिन्न, जैसे अगर अपन बात करते हैं कांग्रेस की है, बीजेपी की है, सपा है, बसपा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है और है अनेक दल हैं, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो ये राजनीतिक दल हैं उनके जो राजनेता हैं, सरकार और संसद ने भी संविधान की मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि चाहे सत्ता में कौन सा भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, या विभिन्न जो राजनेता हैं वो सत्ता में अपनी भागीदारी जो निभाते हैं, वो लोग अगर अपन बात करते हैं सरकार और संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। पक्ष सत्ता पक्ष का होता है जिसकी सरकार होती है, और विपक्ष जो सत्ता पक्ष में नहीं होता है। तो संविधान की मूल संरचना के संवेदनशील विचार को इन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की। यानी कि अपना संविधान है वो क्या है, सर्वोच्च है। जो भी कार्य करेंगे वो संविधान के दायरे में रहकर ही करेंगे, अर्थात जो अपने संविधान में उपबंध है, नियम कानून उल्लेखित हैं, उसके हिसाब से ही अगर अपन कार्य कर सकते हैं। और इन के अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन नियम कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते हैं और करते हैं तो न्यायपालिका द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त किया जा सकता है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत, जो जनता के हित में नहीं है। यानी कि जो सर्वहित में नियम कानून है उसी के पक्ष कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है, अपना जो न्यायपालिका है वो लेती है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग को कार्य नहीं होता है, संसद अगर कोई अपने सत्ता के बल पर अपनी पावर के हिसाब से अगर कोई संशोधन कर भी देती है तो उसमें न्यायपालिका वो हस्तक्षेप कर सकती है और न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उसको क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। तो न्यायपालिका का अपने संविधान की व्याख्या करने के संबंध में और उनके संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसका, अपने सुप्रीम कोर्ट का। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अपने जो न्यायपालिका है उसका जो अंतिम रूप से अगर अपन बात करते हैं, जो सबसे शक्तिशाली कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद विभिन्न राज्यों में जो हाई कोर्ट हैं वो, और उसके बाद में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी बारी आती है। तो अंतिम रूप से जो शक्ति है वो किसके पास है, अपने सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अपन कह सकते हैं इन विभिन्न तथ्यों के आधार पर
संविधान की संरक्षण की जिम्मेवारी और संविधान में उल्लेखित जो नियम कानून है उनकी व्याख्या का कार्य है वो किसका है? अपने सुप्रीम कोर्ट का अर्थात न्यायपालिका का है। अब अंत में अगर अपन बात करते हैं इनके निष्कर्ष की, तो लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य है जनता की आज़ादी एवं उनकी खुशहाली है, क्योंकि लोकतंत्र का उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो? कल्याण हो। लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य यानी कि जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली है उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है जनता की आज़ादी, यानी लोगों को किस प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उसको किस प्रकार से अधिकार दिए जाए जिसको अपन फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और किस प्रकार से जनता को खुशहाल रखा जा सकता है, किस प्रकार से उनके हित में कार्य अपन कर सकते हैं। इसी बात को मद्दे में रखकर अपन कार्य करते हैं। और संविधान सभा के सदस्य व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, यानी व्यक्ति की भी गरिमा होती है, साथ में व्यक्ति की आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता यानी सामाजिक दृष्टि से समान होना चाहिए, किसी के साथ जाति धर्म लिंग समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी किसी भी प्रकार से अमीरी गरीबी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता के आदर्श में विश्वास करते थे। यानी कि संविधान बनाया था उन लोगों का ये मानना था कि अपने समाज को क्या बनाना है? इक्वल बनाना है, सबको क्या करना है? आगे बढ़ाना है विकास के पथ पर। इसी उद्देश्य के साथ व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक आर्थिक समानता और जनता की खुशहाली को मद्देनजर रखते हुए अपने संविधान का निर्माण संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। और ये इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आज यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं, उनकी शब्दावली अगर अपन बात करते हैं, जैसे राजनीतिक भूचाल शब्द आया है, तो राजनीतिक भूचाल शब्द का अर्थ अगर अपन देखते हैं तो किसी देश में उत्पन्न राजनीतिक हलचल या उसकी अस्थिरता होती है, यानी कि अचानक से कोई नया परिवर्तन आता है राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा, जैसे किसी दल की सरकार अचानक से कोई एक नया दल उभरता है और उसकी सरकार बन जाती है, अर्थात कोई नया दल उभर कर नया सत्ता में आ जाता है, तो उसको राजनीतिक हलचल या उसकी अस्थिरता बोलते हैं। कभी किसी की सरकार कभी किसी की सरकार, हलचल राजनीतिक क्षेत्र में चलती रहती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? राजनीतिक भूचाल नाम से। साथ में अगर अपन बात करते हैं कि विभिन्न अनुच्छेदों में उपबंध किया गया है, तो उपबंध का अर्थ होता है संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित जो गौण बातें होते हैं उन अपन क्या कहते हैं? उपबंध कहते हैं, जिसका उल्लेख अपने संविधान के अंदर है। साथ में शब्द आया एक लचीला और कठोर। तो लचीला शब्द ऐसा है जिसमें संविधान में आसानी से आवश्यकता के अनुसार क्या किया जा सके? संशोधन किया जा सके। और ये जो लचीलेपन का उपबंध है वो अपने संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। और एक होता है कठोर, जिसमें आपको संविधान संशोधन में आपको मैंने बताया था कि संविधान के आर्टिकल 368 के अंदर संविधान में 3 प्रकार से मुख्य रूप से संशोधन किए जा सकते हैं। एक तो साधारण बहुमत के साथ, साधारण बहुमत में मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो संशोधन मान लिया जाता है। वो कौन सा होता है? लचीला संविधान संशोधन का प्रारूप है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि वो लक्षण दृष्टिगोचर होता है साधारण बहुमत से पारित, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो संशोधन होता है वो अपना जो लक्षण दृष्टिगोचर होता है संविधान का वो लचीलेपन का है। एक होता है कठोर में मैंने कहा था एक तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, और एक मैंने बताया था कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्य हैं, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं भारत एक राज्यों का संघ है, विभिन्न राज्य हैं, राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, तो ये सब की सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आधे से अधिक राज्यों के समर्थन भी क्या होता है इसके अंदर? आवश्यक होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। तो ये अपने आप में क्या है? एक कठोर है। तो अपने संविधान के अंदर कठोर और लचीलेपन दोनों का क्या पाया जाता है? सम्मिश्रण पाया जाता है। यानी कि कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण, भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण लिए हुए है। कैसे स्पष्ट कीजिए? तो अपने को बताना है कि संविधान के आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन की बात कही गई है, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार से, एक तो साधारण और एक विशेष, और विशेष में एक विशेष का पार्ट सेकंड और है। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार से संशोधन है। साधारण में आपको मैंने बताया दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, और विशेष के अंदर 2/3 बहुमत और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, और एक विशेष का जो सबसे हार्ड पार्ट है वो है संविधान का जो 2/3 कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, और इसी के साथ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इसमें आवश्यक होता है। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है? इसके अंदर ध्यान में रखनी है।
तो कठोर और लचीलेपन का जो अर्थ है वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन बात करते हैं जनमत की, जनमत का अर्थ होता है जनता की राय जानना, अर्थात जनमत संग्रह की बात आती है। किसी विषय के संबंध में जनता की राय जानना कि जनता का विचार किसी भी विषय क्षेत्र में किस प्रकार से है, तो उसको जनमत बोला जाता है। जैसे अपन कोई विधेयक पास करना है और करना है तो उसके संबंध में लोगों की राय जानने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाता है। लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या पक्ष है, उसके अंदर उस बात को रखा जाता है। एक आता है संसद। संसद अपन अच्छे से जानते हैं अपने पार्लियामेंट, जिसमें 2 सदन होते हैं, यानी संसद के 2 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, सदन, और अंग की अगर अपन बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो संसद हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात निम्न सदन और उच्च सदन का जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है, संसद कहलाता है। एक होता है संप्रभु। संप्रभु का अर्थ होता है देश के शासन में पूरी तरह से जनता का अधिकार होना, अर्थात आंतरिक और बाहरी रूप से अपने राष्ट्र का शासन संचालन करने के लिए बिल्कुल क्या होना, स्वतंत्र होना, क्या कहलाता है, संप्रभु कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव ना हो। जैसे हिंदुस्तान एक क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। एक होता है गठबंधन की सरकार। मैंने आपको बताया बहुत सारे दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, तृणमूल कांग्रेस या सपा बसपा, अनेक पार्टियां हैं। अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, बहुमत का अर्थ होगा 50% से अधिक है। अगर किसी दल को 50% से अधिक सीटें नहीं मिलती, जैसे मान लीजिए उदाहरण की दृष्टि से 100 सीट है, तो सत्ता में आने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 51 सीटें चाहिए, यानी 50% से एक अधिक। अगर किसी एक दल को अगर इतनी सीटें नहीं मिलती है तो 2 या 3 अन्य जो दल मिलकर एक प्रकार से गठबंधन कर सत्ता में आते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, उस प्रकार की सरकार को गठबंधन की सरकार। यानी किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार नहीं मिलती है तो विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं और उस सरकार को अपन क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। अर्थात कुछ शर्तों के अनुसार कई दल जो एक दूसरे के समर्थन में आते हैं और उस प्रकार के समर्थन से बनने वाली जो सरकार होती है उसको अपन क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार कहेंगे। तो आज अपन ने इस लेसन को, जो अपना लेसन चल रहा था संविधान एक जीवन दस्तावेज है, उसके संबंध में आज का ये चैप्टर है वो अपना कंप्लीट होता है। बाकी का जो अन्य चैप्टर है वो आगे की नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।